नमस्कारम। कोई भी अतीत में जाकर के नई शुरुआत नहीं कर सकता, लेकिन आज शुरुआत करके कल को आप बेहतर बना सकते हो। वाकई में आप बना सकते हो। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो दोस्तों, आज से हम रीट प्री एग्जाम के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता हो, शायद आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जो मान एजुकेशन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। अगर आपने पहले तैयारी करी होगी रीट एग्जाम प्री की या मेंस की, तो आप जरूर से जानते हैं। मान एजुकेशन चैनल लगभग 4.5 लाख के आसपास अभी वर्तमान में सब्सक्राइबर हैं। तो उस चैनल का नाम अपन ने एग्जाम दरबार कर दिया है। एग्जाम दरबार, वहां पर भी आपकी क्लासेस चलती हैं, लेकिन अब मान एजुकेशन एक नया चैनल बनाया गया है मान एजुकेशन के नाम से। और इसके ऊपर केवल और केवल रीट ही एग्जाम के बारे में नोटिफिकेशन कोई बात करी जाएगी, तो और कोई भी कक्षाएं मान लीजिए आप लोग, वो सब कुछ आपका मान एजुकेशन के ऊपर ही होने वाला है। तो अगर आप ओनली रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित होगा, आपके लिए जीवन पुटी साबित होगा। मैं यहाँ पे आपकी जो सबसे पहले कक्षाएं शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो करने जा रहा हूँ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आपके रीट एग्जाम के अंदर ना तो लेवल 1 में कुछ आता है और ना ही लेवल 2 में कुछ आता है। हम पढ़ेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। हमारे सिलेबस के अंदर शिक्षा शास्त्र और शिक्षण विधियां दे रखा है हमारे को। मतलब वही है पेडागोजी। हम इसको शॉर्ट में कहते हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये आपके रीट एग्जाम के अंदर आती है, प्री के अंदर। मतलब कोई भी पात्रता परीक्षा होती है ना, जैसे सी टेट हो गया, लाइक यूपी टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, कोई भी टीईटी एग्जाम्स जो होते हैं, पात्रता परीक्षा जो होती है ना, उनके अंदर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ही आता है। मतलब बालक का विकास और शिक्षा शास्त्र, मतलब बालक को सिखाने की विधियां, मतलब शिक्षण की विधियां, आप कैसे बालक को सिखाओगे, बस यही चीज पूछी जाती है। और ये मैं आपको कहूंगा, आप सोच रहे होंगे सर 30 क्वेश्चन आते हैं क्या इसके? दोस्तों 30 नहीं आते हैं इसके। इसके आप यकीन मानिए, अगर आप इस वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे ना, तो इस सेक्शन को कंप्लीट करने मात्र से आपका रीट प्री एग्जाम निकल जाएगा। कैसे? जैसे इसके अंदर 30 प्रश्न तो आएंगे बाल विकास के, सॉरी, जो 30 प्रश्न आएंगे उनमें से 15 प्रश्न तो आएंगे आपके बाल विकास के, ठीक है। और 15 प्रश्न आएंगे आपके टीचिंग मेथड्स, जिनको बोलते हैं अपन क्या, शिक्षा शास्त्र कह सकते हैं अपन, मतलब पैडागोजी के आएंगे। तो ये जो 15 प्रश्न होते हैं ना, ये आपके इस सेक्शन में भी आएंगे। 15 प्रश्न आपके हिंदी, जो भी आपकी लैंग्वेज रहेगी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जो भी है, फर्स्ट लैंग्वेज में भी आएंगे, सेकंड लैंग्वेज में 15 क्वेश्चन आएंगे। तो 45 प्रश्न तो ये हो गए, 15 × 45। इसके अलावा जैसे आप अगर लेवल 1 के हैं, तो मैथ्स के अंदर और आपका उसमें ईवीएस के अंदर, पर्यावरण के अंदर भी आता है। इसके अलावा सेकंड आपका लेवल है, तो आपके जैसे सब्जेक्ट साइंस मैथ होता है एक तो, और एक होता है एसएसटी। तो एसएसटी वालों के भी और साइंस मैथ्स वालों के भी टीचिंग मेथड्स आते हैं, मतलब पेडागोजी आती है, शिक्षा शास्त्र उसके अंदर आता है। तो ये बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है। कोई भी एग्जाम आपको टीईटी पास करना है ना, ये क्लासेज लेने के बाद में आप निश्चित रूप से हर एग्जाम के अंदर बेहतरीन नंबर लाओगे। और आज ही मैं कह रहा हूं, हमारा टारगेट 30 में से 30 होना चाहिए बस। तब तो आप मेरी क्लासेज लेना शुरू कर दो। अगर आप एक टारगेट सेट कर रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं कि हाँ हम 30 में से 30 लेकर के आएंगे, तो ये अगर आप निश्चित रूप से मान रहे हैं, तो कमेंट जरूर कर देना बस एक बार। ये पहली क्लास है, तो तुम्हें कमेंट करना इसलिए जरूरी है कि एक बार आप मेरे को बोल दो कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर मैं 30 में से 30 लाऊंगा, सर मैं 30 में से 30 लाऊंगी। फिर 30 में से 30 तो लाना है, उसके बाद में देखना कैसे आप बाकी नंबर भी इजीली गेन कर लोगे। जैसे 15 शिक्षण विधियों के अंदर कोई भी मान लीजिए, आप हिंदी, संस्कृत, जो भी आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश है, कोई भी, उसके अंदर भी वो 15-15 का पार्ट है ना, वो भी अपने आप ही सही हो जाएंगे। वो वाले प्रश्न भी देखना आप, इतना बेहतरीन मैं आपको समझा दूंगा हर चीज को। देखो, भगवान ने तुम्हारे को एक मुंह दिया है और 2 दिए हैं कान, ठीक है, जो तुम्हारे साइडों में लग रहे हैं। इस मुंह के अलावा ये जो कान है ना तुम्हारे, ये 2 दिए हैं, ताकि तुम जितना बोलो ना, उससे दुगना सुन सको। भाई बोलोगे तो एक, लेकिन 2 तरफ से, मतलब जितना बोलो उससे दुगना सुन सको। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ज्यादा जो मैं बोलूं, तुम्हें समझाऊं ना मेरे दोस्त, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है तुम्हारे को। समझ गए? भाई जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और आप उनको उनके साथ जीना होता है, पर उनको उनके अपने हिसाब से होने दीजिए। आप जो चीजें हैं प्राकृतिक हैं, उनको अपने हिसाब से होने दो। लेकिन आपका एक ऐसी चीज है माइंड, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इधर उधर बहकने से, इधर उधर की बातों के अंदर बस लग जाओ। अब जो घड़ी जो होती है ना, घड़ी, उसकी जो टिक टिक है, टिक टिक, इस टिक टिक को कभी आप मामूली मत समझ लेना। बस ये मान लो कि जिंदगी के पेट पर कुल्हाड़ी की वार हो रहे हैं धीरे धीरे। तो देख लो कितनी जल्दी जिंदगी हमारी निकल रही है। इसके अंदर अगर कुछ उखाड़ नहीं पाए ना,
तो बहुत गलत हो जाएगा दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं, अपन जो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं ना वो इंट्रोडक्शन, मतलब जो हमारी पहली क्लास है इसके अंदर अपन बहुत कुछ सीखेंगे भाई। स्टार्टिंग में बाल विकास को शुरू करने से पहले मैं आपकी कुछ 3-4 क्लासेस लूंगा जिसके अंदर सारा ज्ञान अपन लेंगे। यहाँ से 1-2 प्रश्न सीधे तौर पर पूछे जाते हैं हमसे, तो वो सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में अपन बाल विकास को शुरू कर देंगे और फिर जैसे बाल विकास कंप्लीट हो जाएगा तो शिक्षा शास्त्र भी आपका धीरे धीरे बाल विकास के साथ साथ में ही होता रहेगा। इस चीज की आप बिल्कुल चिंता मत करना। अब आप में से कई दोस्त ये भी सोच रहे होंगे सर बाकी की कक्षाओं का क्या? तो देखो अपन इंग्लिश की क्लास भी जल्दी शुरू करेंगे, हिंदी की भी जल्दी शुरू करेंगे। अगर आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं ना तो निश्चित रूप से इसी के ऊपर रहो आप, इसलिए क्योंकि आपको एक जगह ही सारा मसाला मिल जाएगा बेहतरीन, वो भी बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें एक ही एक। हिंदी इंग्लिश आपका ईवीएस भी शुरू कर दूंगा, आपका जो मैथ साइंस है वो भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो आपका सेकंड पेपर एसएसटी वालों का है वो भी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बट पहले अपन कॉमन चीजें करेंगे, जैसे अपना सीडीपी कॉमन है दोनों ही लेवल के अंदर, लेवल 1 और लेवल 2 में कोई चेंज नहीं है, एक शब्द का भी चेंज नहीं है सिलेबस में। कल ही सिलेबस के बारे में चर्चा करी थी मैंने तुम्हारी परसों ही, तो उसके अंदर सिलेबस जरूर देख लेना आप, एक बार सिलेबस वाला वीडियो जरूर देखना। सीडीपी की क्लास शुरू करिए तो सीडीपी का सिलेबस मैंने तुम्हारे को समझा दिया था। और ये जो पीडीएफ है ना सारी, ये आपको मान एजुकेशन एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। देखो एक बार इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ फिर अपन चलेंगे आगे। ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाओ और ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो। अभी एप्लीकेशन भी मान एजुकेशन का अपने नया ही बनाया है तो इसके ऊपर डाउनलोड्स पे भी कमी है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लो और यहीं पर मैं आपकी सारी पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। हाँ तो रेटिंग भी दे देना अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्लास लेने के बाद में। और अगर आप चैनल पर नए हैं, क्योंकि आपने वो वाला चैनल तो सब्सक्राइब कर रखा होगा, लेकिन ये चैनल ज्यादा सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। 2023-24 भी आ जाएगा यहाँ पे, तो ये अपनी रीट की नई रीट भर्ती जो आने वाली है 23-24 के अंदर, उसी की अपन तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आ भी गई होगी, सिलेबस कुछ चेंज होने वाला है नहीं, तो आप कभी भी इन कक्षाओं को पूरी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में ये ऐसे आ जाएगा, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देना नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको जो भी क्लास हो ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ उसके ऊपर तो आप क्लिक कर ही दीजिए और ऐप को डाउनलोड कर लेना, यहीं पर मिलेगा आपको। और ऐप डाउनलोड करने के बाद में एक यहाँ पर कंप्लीट पीडीएफ भी डाली हुई है मैंने। कंप्लीट पीडीएफ मतलब जो अपने नोट्स है ना सीडीपी के, वो नोट्स बन चुके हैं, उनकी पीडीएफ भी डाल दी गई है। तो उस पीडीएफ को एक बार आप जरूर देख लेना भाई, क्योंकि वो पीडीएफ यहाँ से आप ले लोगे ना तो मैं जैसे जैसे तुम्हारी कक्षाएं ले रहा हूँ तो आपको समस्या नहीं आएगी समझने में, ठीक है। चाहो तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब शुरू करते हैं अपन। देखो मनोविज्ञान का सीन क्या है ना, मनोविज्ञान शुरुआत में केवल ईश्वर के अस्तित्व के बारे में अध्ययन करता था, मतलब कि केवल पहले भगवान के बारे में ही अध्ययन किया जाता था, ना तो व्यवहार, ना मन, ना चेतना, ना कोई और चीज़ें। तो सामान्य रूप से हम देखें तो मनोविज्ञान सभ्यता युग से प्रारंभ नहीं हुआ था, ये शुरुआत के अंदर केवल ईश्वर के अध्ययन के बारे में बात करता था। फिर क्या हुआ, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक विद्वान हुए दोस्तों, और उन विद्वान का नाम था सुकरात। और सुकरात ने क्या किया, सुकरात ने कहा कि सबसे पहले अपने विचार दिए इसने और कहा कि मनुष्य के बारे में अध्ययन की जो विषय वस्तु है उसको स्वीकार किया इन्होंने, और उन्होंने कहा कि मनुष्य को मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मनुष्य के बारे में जो अध्ययन है भाई, मनोविज्ञान अगर मनुष्य का अध्ययन करेगी तो कोई व्यक्ति तो होंगे ना जो ये तो स्वीकार करें कि मनोविज्ञान के अंदर हाँ वास्तव में मनुष्य का अध्ययन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कोई वोटिंग भी तो होनी चाहिए ना, तभी तो जाकर के मनोविज्ञान मनुष्य का अध्ययन करेगी, नहीं तो भगवान का ही करेगी। जैसे हमारे कोई भी क्षेत्र है उसके अंदर बिल पास हो रहा होता है तो वहाँ पे आपको कुछ सहमति तो चाहिए ना बाकी लोगों की, जो टारगेटेड वोट होते हैं वो तो मिलने चाहिए। तो इसी तरह से है कि यहाँ पर मनोविज्ञान के लिए ज़रूरी था, अगर इसको मनुष्य का अध्ययन करना था, इसके अंदर मनुष्य का अध्ययन समाहित करना था इस चैप्टर के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर, तो लोगों की सहमति जरूरी थी। और एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं सुकरात, इन्होंने कहा कि मनुष्य को मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए। तो फिर इसको दे दिया इन्होंने ऐड में, किस ऐड में दे दिया, मनोविज्ञान के ऐड में। अब एक चीज़ आती है दोस्तों, अरस्तु मनोविज्ञान का जनक क्यों कहलाता है, ये एक क्वेश्चन बनता है, आया होगा आपके सामने कभी ना कभी। तो कहा जाता है कि अरस्तु मनोविज्ञान का जनक क्यों कहलाता है। देखो अरस्तु ने सबसे पहले क्या किया, दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन नाम से आधुनिक मनोविज्ञान की प्राचीन नींव डाली, और इसी कारण अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। भाई क्या समझे यहाँ पे, मतलब पहले मनोविज्ञान जो है ना दर्शन शास्त्र के रूप में काम करता था। किस रूप में काम करता था दोस्तों, दर्शन शास्त्र के रूप में काम करता था। ये अरस्तु थे दोस्तों, प्लेटो के शिष्य। किसके शिष्य थे, प्लेटो के शिष्य थे ये अरस्तु।
तो प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने सबसे पहले क्या किया, दर्शन शास्त्र के अंदर आत्मा के अध्ययन नाम से आधुनिक मनोविज्ञान की नींव डाली और इसी वजह से अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, इस चीज को मैंने आपको बढ़िया ढंग से समझा दिया है दोस्तों, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि कौन है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक या मनोविज्ञान का जनक, तो यहाँ पर आपको अरस्तु आएगा। अब आप कहेंगे सर आधुनिक का तो अलग है, वो अलग आएगा ना, तो अलग आएगा और अलग क्यों आएगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा, वो अभी आगे आ जाएगा आपका, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जितना समझा रहा हूँ ना वो समझ लो बस। तो अरस्तु मनोविज्ञान का जनक कहलाया यहाँ पे इस वजह से, तो ये एक कारण है, इन कारणों से ही तो हम समझेंगे ना भाई इसको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, इसको मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, इसको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, इसको अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, कई सारी चीज़ें बनती हैं। एक मनोवैज्ञानिक है कोल्सनिक, कोल कर दिया भाई साहब इन्होंने, तो कोल करने के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन हो गया, प्लेटो। कोल करके कह दिया, किसको कह दिया, अरस्तु को कोल करके कह दिया कि नहीं 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 अरस्तु नहीं है भाई साहब, अरस्तु को कह दिया आप नहीं हो, मैं कोल कर रहा हूँ और प्लेटो को बना रहा हूँ मैं यहाँ पे राजा। तो कोल्सनिक ने क्या कहा, मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है, प्लेटो है, अरस्तु जी आप नहीं हो। तो कोल किसने किया, कोल्सनिक ने कर दिया, किसको किया, अरस्तु को किया। भाई अरस्तु को तो मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू कोल्सनिक के पूछ ले तो आप बता देना प्लेटो। आगे बात समझ में, यहाँ तक सबके क्लियर है। तो इस स्लाइड में अपन ने पढ़ा कि मनोविज्ञान शुरुआत में केवल ईश्वर के अस्तित्व के बारे में अध्ययन किया जाता था मनोविज्ञान में, बाद में फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक विद्वान हुए जिनका नाम था सुकरात। सुकरात ने कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, किसके डेफिनेशन, सुकरात की है, तो याद रखना। फिर एक बात आती है कि अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का लॉजिक मैंने बता दिया, क्योंकि इन्होंने दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया इस सब्जेक्ट को। पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंदर ही पढ़ा जाता था, कोई अलग से एक स्वतंत्र विषय नहीं था ये। उसके बाद में अरस्तु ने क्या किया, इसको स्वतंत्र विषय बना दिया मनोविज्ञान, और इसी वजह से मनोविज्ञान का जनक या पितामह किसको कहा जाएगा, अरस्तु को कहा जाएगा। बात भी मतलब सही भी है भाई, जो जन्म देगा ना किसी चीज़ को वही तो माता या पिता कहलाएगा। तो जन्म तो अरस्तु ने ही दिया दर्शन शास्त्र से अलग करके। कोल्सनिक भाई साहब की लड़ाई वड़ी थी तो वो कोल कर कह दियो ना भाई साहब वास्तविक जनक प्लेटो है ना, तो ये हो गया। चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा बात करेंगे अपन, मैं आपको हर चैप्टर खत्म होने के बाद में उन चैप्टर्स के क्वेश्चन भी करवाया करूंगा, तो आप क्वेश्चन तो अपन लाइव कर लेंगे, और ये जो क्लास चलेगी आपकी प्रीमियर चलेगी, डेली टाइम पे आ जाया करो आप, ठीक है। तो चलो अभी फिलहाल ये सुबह 11 बजे हो रही है, इन फ्यूचर कभी टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग की जो कक्षाएं हैं सुबह 11 बजे हो रही हैं, डेली आप लाइव आया करो मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। चलो तो मनोविज्ञान के देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मनोविज्ञान का आदि जनक, अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक और किशोर मनोविज्ञान का जनक। भाई ऐसे बहुत सारे जनक हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जनक है ना वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, तो इन इंपॉर्टेंट जनकों को अपन याद करते हैं। देखो तो मनोविज्ञान का आदि जनक किसे कहते हैं भाई, मनोविज्ञान का आदि जनक कहा जाएगा अरस्तु को। किसे कहा जाएगा दोस्तों, अरस्तु को कहा जाएगा। देखो ऐसे आदि और ऐसे अरस्तु याद कर लो आप, ऐसे आदि और ऐसे अरस्तु याद कर लो। इसके बाद में अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक, अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम जेम्स है, ये खुद अमेरिका के थे इसलिए इनको अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, तो ये भी याद कर लो क्यों कहा जाता है, ये आगे आ जाएगा अपना। मनोविज्ञान, ओनली मनोविज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कोल्सनिक के किसने माना भाई, अभी अपन ने प्लेटो को माना। कोल्सनिक का नाम दे दे और कहे कि बताइए कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है, तो फिर आंसर प्लेटो आएगा। अगर वैसे सीधा पूछ लेना कि मनोविज्ञान का जनक कौन है तो फिर अरस्तु आएगा। समझ में आई ना बात, आगे चलते हैं। इसके अलावा पूछ रहा है हमसे कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम वुंट है, ये तो सब आप जानते होंगे। प्रयोगशाला स्थापित करी, इस वजह से इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगशाला क्या है, क्या क्या नहीं है, कब स्थापित करी, कहाँ करी, ये सब अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे चीज़ें, ठीक है। तो विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है, इतना याद रखो। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान, देखो मनोविज्ञान चीज़ अलग है, शिक्षा मनोविज्ञान चीज़ अलग है, बाल विकास चीज़ अलग है, सब अलग अलग है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहेंगे, थॉर्नडाइक को कहेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा अपन देखते हैं किशोर मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, मतलब किशोरावस्था के अंदर सबसे ज़्यादा जो अध्ययन किया ना विकास के अंदर बालक के में, तो वो किया था स्टेनले हॉल ने। तो हिलता कौन है, किशोरावस्था में तो हिलता है ना बच्चा ज़्यादा, दिमाग भी बच्चे का सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में हिलता है ना, तो हिलना, होल में बैठ करके हिल गया किशोरावस्था के अंदर। तो किशोर मनोविज्ञान स्टेनले हॉल, किशोर मनोविज्ञान का जनक कौन है, स्टेनले हॉल है। अब देखो विभिन्न वर्षों में मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जा रहा था, लेकिन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स
इन्होंने दर्शन शास्त्र से अलग किया और मनोविज्ञान के लिए सबसे पहले अंग्रेजी के अंदर साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग कर दिया यहाँ पे। अरस्तु ने क्या किया था? अरस्तु ने किया था, जो कि प्लेटो के शिष्य थे, इन्होंने किया था दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन नाम से आधुनिक मनोविज्ञान की नींव डाली थी। तो नींव तो उन्होंने डाल दी थी, मतलब ओवरऑल स्टार्टिंग में तो अलग उन्होंने ही कर दिया था। मतलब नींव डालने का मतलब तो है ना कि स्टार्टिंग तो उन्होंने कर दी, लेकिन अगर वास्तविक रूप से अपन बात करें ना, जैसे आजकल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स के पूछा जाता है कि वास्तव में ही मतलब पूर्ण रूप से किसने अलग किया दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को, तो फिर वहां पे क्या आ जाएगा? आंसर विलियम जेम्स आ जाएगा। अरस्तु वहां के ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा नहीं, तो विलियम जेम्स करना है आपको। और अगर दोनों भी ऑप्शन में मिल जाए, ये क्वेश्चन आता है ना, तब भी आपको विलियम जेम्स ही करना है, क्योंकि अगर लैंग्वेज इस तरह से आए कि सबसे पहले दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन नाम से आधुनिक मनोविज्ञान की प्राचीन नींव किसने डाली, तब तो अरस्तु आएगा। लेकिन यहां पर आंसर फिर अलग हो जाएगा। डायरेक्ट पूछता है कि दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में मनोविज्ञान को अलग किसने किया, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किसने किया, तो वहां पे विलियम जेम्स आएगा। समझ गए होंगे। और विलियम जेम्स ने क्या किया? विलियम जेम्स ने किया दोस्तों, मनोविज्ञान के लिए सबसे पहले अंग्रेजी में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग तो याद रखिएगा विलियम जेम्स ने किया था सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, अब हम एक सामान्य परिचय देखते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन, किसका? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति के बारे में। ये जो साइकोलॉजी शब्द विलियम जेम्स ने दिया ना अंग्रेजी के अंदर, तो इसकी उत्पत्ति के बारे में एक सामान्य सी जानकारी देखते हैं पहले, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो फ्रेंड्स, इसकी उत्पत्ति देखो दो शब्दों से हुई है, एक तो है साइकी और एक है लोगस। साइकी और लोगस, भाई साइकोलॉजी है तो साइकी का साइको हो जाए, साइको का साइकी हो जाएगा, और लॉजी का अपन लोगस करेंगे। भाई यूनानी भाषा में लॉजी को हम लोगस कहेंगे, तो लोगस से लॉजी बन गया है ना, और साइकी से साइको बन गया। तो साइको से साइकी बन गया या साइकी से साइको बन गया, कुछ भी बना लो आप लोग, ठीक है, लेकिन पागल मत हो जाना, बस साइको खुद मत बन जाना। तो साइकी प्लस लोगस, तो ये दोनों ही क्या है दोस्तों? आपके ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द हैं, एक ही है ये, ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द हैं। तो पहली बात तो ये शब्दों से ही क्वेश्चन पूछ लेता है हमारे को कई बारी। कौन सा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए साइकी शब्द किस भाषा का है, ग्रीक का है कि यूनानी का, दोनों का है या फिर एक का है, दोनों में से एक ऑप्शन देता है, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, तो दोनों ही याद रखने हैं हमारे को, ठीक है। साइकी का मतलब होता है आत्मा, सोल, आत्मा होता है, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। इट मीन्स आत्मा का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? आत्मा का अध्ययन करना। किसका अर्थ हो गया? साइकोलॉजी का अर्थ क्या हो गया? आत्मा का अध्ययन करना। तो शुरुआत में तो आत्मा का अध्ययन किया जा रहा था ना मनोविज्ञान के अंदर, भाई बिल्कुल सर किया जा रहा था। तो आत्मा का अध्ययन करना, साइकी प्लस लोगस का अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन करना। साइकोलॉजी जो शब्द है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये याद रखिएगा, इसका हिंदी रूपांतरण हो जाएगा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, अब मनोविज्ञान का अगर हम जनरल अर्थ देखते हैं ना, तो ये होता है मन का विज्ञान। किसका विज्ञान? मन का विज्ञान। तो मन का विज्ञान भी कहा था कई लोगों ने, ये भी बात करेंगे अपन। एक आत्मा का अध्ययन और एक मन का विज्ञान, मनोविज्ञान का अर्थ हो गया मन का विज्ञान। समझ में आ गया? चलो, तो ये हो गया अपना यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं अपन, यहाँ पे मनोविज्ञान शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। तो मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एक क्वेश्चन बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछे कि मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया दोस्तों, तो वो क्या? रुडोल्फ गोइकिल ने। रुडोल्फ गोइकिल फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे भाई? फ्रांस के। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। क्या नाम था दोस्तों? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया पुस्तक 1590 के अंदर पब्लिश हुई थी, ठीक है। रुडोल्फ गोइकिल की पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है, क्या नाम है? साइकोलॉजिया। रुडोल्फ गोइकिल कहाँ के थे? फ्रांस के थे। साइकोलॉजिया पुस्तक कब पब्लिश करी इन्होंने? 1590 के अंदर, और ये फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने साइकोलॉजिया के अंदर कहा कि मनोविज्ञान जो है ना, मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ या पुस्तक कह दिया किसको? साइकोलॉजिया को। तो साइकोलॉजिया जो पुस्तक है ना, ये मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ या प्रथम पुस्तक मानी जाती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए निम्न में से कौन सी पुस्तक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक या ग्रंथ माना जाता है, तो वो है साइकोलॉजिया। किसके द्वारा लिखा हुआ है? अभी प्रथम है इसलिए जरूरी है कि इसका राइटर का भी पता हमें होना चाहिए, सही है। चलो, तो साइकोलॉजिया ये हो गया आपका। नोट्स आपको अपने मान एजुकेशन ऐप पे मिल जाएंगे, बता रखा आपको ऑलरेडी, स्टार्टिंग में बता दिया था। अगर आप क्लासेज डेली देख रहे हैं, बाद में क्लास में ज्वाइन हुए, तो स्टार्टिंग में सारी बातें सुन लेना, क्योंकि ये पहली क्लास आपके लिए जरूरी है सब कुछ सुनना, तब क्लास को स्टार्ट करना। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे जंप मारे हो तो बैक कर लो क्लास को। एक तो है साइकोलॉजी का या मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ, तो उसका तो नाम है साइकोलॉजिया। अगर आपसे पूछे कि मनोविज्ञान की जननी, मदर ऑफ साइकोलॉजी पूछे, तो मनोविज्ञान की जननी क्या है? दर्शन शास्त्र है। क्या है भाई? दर्शन शास्त्र। क्योंकि मनोविज्ञान को पहले दर्शन शास्त्र के अंदर ही पढ़ा जाता था एक शाखा के रूप में, लेकिन दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। तो एक बच्चे को माता के पेट से अलग किया जाता है, वो जन्म लेता है तो उसकी माता तो माता रहेगी, वो खुद बच्चा हो जाएगा। तो मनोविज्ञान क्या है? दर्शन शास्त्र की वो है, बेटी है या बेटा है, जो भी मान लो आप, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो भी कहोगे, तो माता मान लेंगे अपन।
तो मनोविज्ञान की माता कौन है, मदर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, दर्शन शास्त्र है। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र से अलग किया था विलियम जेम्स ने, इसलिए मानते हैं इसको। ठीक, नए विषय के रूप में, तभी तो अपन आज इसको पढ़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, आज के समय में विद्वानों का मानना है कि मनोविज्ञान अभी भी अपनी शैशवावस्था के अंदर ही है। हैं गुरुजी कहीं खेल रहा था यहाँ, मैं सही कह रहा था, मनोविज्ञान आज भी अपनी शैशवावस्था के अंदर ही है। इतने सारे शोध अपन नहीं किए, इतने सारे अपने अचीवमेंट्स नहीं पा लिए, इतने सारे अपने मतलब ज़्यादा रिसर्च नहीं किए हैं मनुष्य के ऊपर मनोविज्ञान के क्षेत्र में कि हम बहुत कुछ जान चुके हैं। अभी हमने केवल इतना ही जाना है कि बालक का अध्ययन कैसे किया जा सकता है, बालक किस एज के अंदर क्या सीखता है, क्या नहीं सीखता है, क्या सही रहता है, क्या बालक को पीटना सही है या कोई और तरीका हो सकता है उसको पढ़ाने का, समझाने का, क्या बच्चे की गलत आदतों को छुड़ाया जा सकता है, क्या इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने नॉलेज लिया है। अभी तक मनुष्य का मस्तिष्क कैसे बना है, कैसे काम करता है, बहुत ज़्यादा हम डीपली अभी तक गए ही नहीं है। इसलिए आज के जो विद्वान हैं, मनोवैज्ञानिक हैं या कोई साइंटिस्ट हैं या कि जो भी इस क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, उनका मानना यही है कि जो मनोविज्ञान है ये अभी भी अपनी चाइल्ड अवस्था के अंदर ही है, चाइल्डहुड के अंदर ही है, शैशवावस्था के अंदर ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। एक चीज है पंपोनोजी। क्या है पंपोनोजी? चीज नहीं है, हालांकि ये एक व्यक्ति है, पंपोनोजी नाम के मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने साइकी का शाब्दिक अर्थ बताया मन व मस्तिष्क। मन व मस्तिष्क क्या बताया भाई? मन व मस्तिष्क बताया इन्होंने साइकोलॉजी, साइकी का शाब्दिक अर्थ। अभी अपन ने साइकी का शाब्दिक अर्थ क्या देखा था? आत्मा, सोल देखा था ना, तो वो जनरल अर्थ हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू पंपोलॉजी, अगर पंप दे दिया जाए साइकी शब्द के पंप दे दिया जाए तो क्या अर्थ हो जाएगा? मन या मस्तिष्क में हवा चली जाएगी। मन और मस्तिष्क में साइकी शब्द के पंप दे देंगे तो मन और मस्तिष्क में क्या चली जाएगी दोस्तों? हवा चली जाएगी। ठीक है, याद हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, अगला है हरमन एबिंगहॉस। क्या है दोस्तों? हरमन एबिंगहॉस। हरमन एबिंगहॉस ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, मनोविज्ञान का फ्यूचर बहुत ही लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत छोटा है इसका। ठीक है ना, अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। वही बात है कि शैशवावस्था के अंदर है। अभी हमने इतनी ज़्यादा शोध नहीं किए हैं इस क्षेत्र के अंदर कि इसका इतिहास बहुत बड़ा ही हो गया है। ठीक, तो अभी इतिहास बहुत छोटा है और अतीत बहुत लंबा है। एबिंगहॉस ने कहा, हरमन एबिंगहॉस ने। ठीक है, अगर गैरिट की बात करते हैं अपन, गैरिट ने क्या कहा है इस क्षेत्र में? तो गैरिट ने कहा है कि इस प्रकार साइकी का अर्थ क्या हो गया? आत्मा। मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सिंपल सी परिभाषा इन्होंने दे दी, बस ये लाइन याद रखनी है आपको। कौन सी लाइन याद करनी है? गैरिट के अनुसार कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इन भाई साहब ने कोई झोलमेल नहीं किया, हमारे लिए आसान काम कर दिया कि गैरिट ने क्या कह दिया कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सिंपल सी बात है। मनोविज्ञान को मतलब साइकी का अर्थ आत्मा किसने मान लिया? गैरिट ने मान लिया। ठीक है सर, चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कैलर के अनुसार, किसके अनुसार? कैलर के अनुसार। वीडियो को लाइक करना तो बनता है दोस्तों। तो कैलर के अकॉर्डिंग टू कैलर अपन एक चीज देखते हैं। तो कैलर ने कहा है कि अरस्तु जो है ना, ये आदि मनोविज्ञान का जनक है, फादर ऑफ प्रोटो साइकोलॉजी। तो अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ प्रोटो साइकोलॉजी किस मनोवैज्ञानिक ने अरस्तु को माना है, या फिर अकॉर्डिंग टू कैलर फादर ऑफ प्रोटो साइकोलॉजी कौन है, अरस्तु के कैलर के अनुसार आदि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो दोस्तों कौन आएगा? अरस्तु आएगा ना। बिल्कुल सर, अरस्तु आएगा। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा था कि मनोविज्ञान का आदि जनक कौन है? अरस्तु है। तो वहां पे जनरल में भी अरस्तु ही आएगा और इसके अकॉर्डिंग भी अरस्तु ही आ जाएगा। ठीक है सर, चलो आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनोविज्ञान का गर्भकाल कौन सा माना जाता है, मनोविज्ञान का स्वर्णिम काल कौन सा समय माना जाता है, और मनोविज्ञान का बंजर काल कौन सा समय माना जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। चलो, तो मनोविज्ञान के गर्भकाल से संबंधित दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, सीटेट में, यूपी टेट में, इनमें आ चुके हैं, तो आपके एग्जाम में भी आना लाजमी है। तो मनोविज्ञान का गर्भकाल जो है ना, वो माना जाता है 2000 वर्ष पुराना, 2000 साल पुराना। गर्भ में था मनोविज्ञान, मतलब पेट में था। ठीक है, मतलब पनप रहा था, विकसित हो रहा था 2000 साल पहले। इसकी कोई टांग विकसित हो रही थी पेट के अंदर, मस्तिष्क का निर्माण हो रहा था, हाथों का निर्माण हो रहा था, आंखों का निर्माण हो रहा था। मतलब गर्भ से मतलब पेट की बात हो गई है। तो मनोविज्ञान का पेट काल कितना हो गया भाई? 2000 वर्ष पुराना। ठीक, अब मनोविज्ञान का स्वर्णिम काल का मतलब ये है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस समय में ज़्यादा शोध हुए। ये 11 साल का जो टाइम पीरियड है ना दोस्तों, 1879 में, यहाँ पर प्रयोगशाला के बारे में बात करेंगे पर 1879 की, और ये प्रयोगशाला में ज़्यादा स्थापित हुई और शोध काफ़ी हुए इस क्षेत्र में। ठीक है, तो मनोविज्ञान का जो स्वर्णिम काल माना जाता है ना, वो माना जाता है 1879 से 1890 तक का 11 साल का टाइम। तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर मनोविज्ञान का बंजर काल माना जाए, आपसे बंजर काल पूछ ले, मतलब सूखो पड़ को बारिश भी हो ना, ठीक है, तो बंजर काल किसको कहेंगे दोस्तों? बंजर काल कहेंगे कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई शोध कार्य नहीं हुए, बिल्कुल खाली चला गया। ये 15 साल का टाइम जो था वो 1890 से 1905 का टाइम पीरियड, 1890 से 1905 तक का टाइम बिल्कुल सूखा चला गया, खाली चला गया, कुछ नहीं हुआ इसके अंदर, ठीक है। फिर काफ़ी शोध होने लगे इस क्षेत्र के अंदर व्यवहारवाद के आने के बाद में, ठीक है। तो मनोविज्ञान का गर्भकाल 2000 वर्ष पुराना, मनोविज्ञान का स्वर्णिम काल 1879 से 1890 मतलब 11 साल, और शिक्षा मनोविज्ञान का जो बंजर काल है वो है आपका 1890 से 1905 15 साल का। यहाँ तक क्लियर है? केलर ने कहा कि अरस्तु को आदि मनोविज्ञान का जनक कहेंगे हम तो, फादर ऑफ प्रोटो साइकोलॉजी कहेंगे हम तो। गैरेट ने क्या कह दिया? गैरेट ने कह दिया कि साइकी का अर्थ होता है आत्मा, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है मनोविज्ञान। हर्बन एबिंगहॉस ने कहा दिया कि अतीत बहुत लंबा है मनोविज्ञान का, लेकिन इतिहास बहुत छोटा है, क्योंकि इसके कार्य में ज़्यादा शोध नहीं हुए। पंपोनोजी की बात करते हैं तो साइकी का अर्थ बताया इन्होंने मन और मस्तिष्क, ठीक। आगे चलो, अब बात करते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक 2 मनोवैज्ञानिकों को माना जाता है। अब आ गया ना आधुनिक मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी जो है ना, इसके जनक 2 मनोवैज्ञानिकों को माना जाता है। एक तो विलियम जेम्स को माना जाता है और एक विलियम वुंट को माना जाता है। कई साथियों के कन्फ्यूजन होता है, मैंने पहले एक वीडियो डाला था 9 घंटे का, उसमें डायरेक्ट मैंने आपको विलियम वुंट बता दिया था, जेम्स नहीं बताया था। तो कई सारे कमेंट मैंने वहाँ पर नोटिस किए थे कि उसके अंदर नोट था कि सर जेम्स को माना जाता है, वुंट को नहीं माना जाता। कई कहते हैं कि वुंट को माना जाता है, जेम्स को नहीं माना जाता। तो कई सारे टीचर है ना इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और डायरेक्ट सीधा निकल जाते हैं वो यहाँ से, मतलब बिना कुछ कन्फ्यूजन क्लियर किए। अब या तो हो सकता है उनको पता नहीं हो, या उन्होंने रिसर्च नहीं किया, या उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं हो, तो डायरेक्ट वैसे पढ़ा रहे हो बिना पढ़े कुछ, है ना, ऐसा कुछ हो जाता है सीन। तभी तो कोई डाउट होता है वो क्लियर नहीं करते। लेकिन मैं आपका हर डाउट क्लियर करते हुए चलूंगा और आपको एक दिन बताऊंगा कि अपने 30 में से 30 प्रश्न मिले हैं अपने यहाँ पे CDP के अंदर से। बस आप निश्चित रूप से नो टेंशन होकर के डेली कक्षाओं को लेना शुरू कर दो, और आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं उनको शेयर जरूर कर दिया करो कक्षाओं को। आप जितनी ज़्यादा शेयर करोगे ना उतनी ज़्यादा कक्षाएं आपकी लगाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर भी तो जोश आना चाहिए ना। अब मेरे अंदर जोश कैसे आएगा? आप दिलाओगे जोश, आप ही तो खिलाओगे शिलाजीत शेयर कर करके, तभी तो होगा ना काम। बिल्कुल सर तभी होगा। चलो, तो यहाँ पे हो गया विलियम जेम्स और विलियम वुंट। अब आप कहेंगे सर क्यों विलियम जेम्स को कहा जाता है और क्यों विलियम वुंट को कहा जाता है? तो सुनो, विलियम जेम्स को क्यों कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक? अब इसका कारण यह है कि मनोविज्ञान को, क्योंकि इन्होंने 1880 में दर्शन शास्त्र से अलग किया था, ठीक है, 1880 के अंदर दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया था इन्होंने, इनको तो इसलिए कहा जाता है। विलियम वुंट को क्यों कहा जाता है? बिकॉज जर्मन मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट, ठीक है। इन्होंने 1879 के अंदर विश्व की प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो बनाई थी इन्होंने, प्रयोगात्मक प्रयोगशाला, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब, उसको स्थापित किया था। और इसी वजह से आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स? विलियम वुंट को कहा जाता है। याद रखोगे ना, विलियम वुंट को कहा जाता है, हमेशा के लिए याद रखना इस चीज को आप लोग। तो विलियम वुंट को क्यों कहा जाता है और विलियम जेम्स को क्यों कहा जाता है? आज के बाद में तुम किसी को भी बताने लायक रहोगे। कोई टीचर अगर तुम्हें गलत पढ़ा रहा है तो उसको बताओगे कि सर दोनों को ही बोला जाता है, और दोनों को क्यों बोला जाता है इसका हम आपको रीजन भी दे सकते हैं। क्योंकि विलियम जेम्स ने तो 1880 के अंदर दर्शन शास्त्र से अलग किया इसलिए, और विलियम वुंट ने प्रथम प्रयोगशाला जो स्थापित करी थी ना 1879 में, इनको इसलिए कहा जाता है। ठीक, ये क्लियर है? आगे चलिए। एक व्यक्ति है किंग, एक है मॉर्गन और एक है स्कोपलर, एक है विज। इनके अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार का अध्ययन करता है। अब इन सबका नाम एक जगह क्यों ले लिया सर? आप अलग अलग भी तो बता सकते थे। क्यों बताऊं मैं आपको अलग? क्यों मैं आपकी टेंशन बढ़ाऊं? क्यों मैं आपकी दिक्कत पैदा करूं? मैं तो चाहता हूं कि आपको बहुत ईजी वे के अंदर मैं सब कुछ समझा दूं। ये अपनी वेबसाइट है, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप जाकर के पढ़ लिया करो, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। ओके, अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे किंग, मॉर्गन, स्कोपलर और विज के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार का अध्ययन करता है। तो अब आपके पास में क्वेश्चन आएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके पास। बताएगा कि बताइए निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने मानव व्यवहार और पशु व्यवहार का अध्ययन नहीं बताया है मनोविज्ञान को? तो वहां पे आपको ये पूरे नाम याद रहेंगे ना चारों के चारों, तब आप इजीली उस क्वेश्चन को कर दोगे और उस ऑप्शन को कैच कर लोगे जो इनमें से नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये इस तरह से आपको पढ़ाया है। अब मैं एक तो उनकी चारों की परिभाषा ही आपको अलग अलग बताता, चारों की परिभाषा अलग अलग बताता, तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता। लेकिन मैंने इन शॉर्ट आपसे यही कहा कि किंग, मॉर्गन, स्कोपलर और विज के अनुसार मनोविज्ञान जो है ये मानव व्यवहार और पशु व्यवहार का अध्ययन है। तो मनोविज्ञान को मानव व्यवहार और पशु व्यवहार का अध्ययन मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन कौन हो गए? किंग, मॉर्गन, स्कोपलर और विज। अरे बोलो जय कन्हैया लाल की। जिंदगी ने एक ही बात सिखाई है, मेहनत ही सफलता की लुगाई है। ठीक है दोस्तों? यस सर, बिल्कुल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मनोविज्ञान के विकास के क्रम। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से आपकी कक्षाएं शुरू हो रही हैं भाई। मनोविज्ञान के विकास के क्रम देखेंगे
4 चरणों में मनोविज्ञान के विकास को हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से डेवलप करेंगे। आपको एक एक चीज़ याद करवा दूंगा, चिंता मत करना आप। बस ये है कि निश्चित रूप से आप लोग कक्षाओं को लगातार लेते रहो, फिर कोई समस्या नहीं आएगी अपने। तो देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान के विकास के क्रम है 4 चरणों में हम इनको विभाजित कर सकते हैं दोस्तों। एक तो आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल, मन व मस्तिष्क का विज्ञान, माइंड एंड ब्रेन साइंस, चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, और एक है व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार अपन पढ़ेंगे। पहले तो हमें ये प्रकार याद होने चाहिए ना मेरे दोस्तों, तभी तो समझ में आएगा आपको सब कुछ। कैसे याद करेंगे सर, सीक्वेंस याद नहीं रहा तो? सीक्वेंस याद करवाऊंगा ना, मैं हूं ना। आ मन चेतना को हार पैरा और शादी कर ले, ब्याह कर ले। मन ने कह रहा जी आ मन चेतना सु प्यार कर रहे हो जो तू, तो हार भी पैरा दे इन्हें बेचारी ने। काहे दिक्कत है, लुगाई बनावा में कोई दिक्कत थोड़ी जाए। जब प्यार करते हो तो लुगाई बना सकते हो, अगर घर वाले सहमत है तो, बग करके नहीं। ठीक है, गलत चीज़ नहीं भाई। तो आत्मा का विज्ञान, आ से हो जाएगा आ, मन चेतना को हार पहना दे, तो आ से आत्मा, मन से मन मस्तिष्क से, चेतना से चेतना हो जाएगा, और हार से व्यवहार हो जाएगा। तो मनोविज्ञान के विकास के क्रम है 4, इनको चारों को पढ़ेंगे अपन। आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। चलो सर, सबसे पहले अपन देखते हैं आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। ये मनोविज्ञान का विकास का पहला चरण है, इसलिए सीक्वेंस बता रहा हूं। ये भी पूछता है डायरेक्ट, बताइए मनोविज्ञान के विकास का दूसरा चरण कौन सा है, तीसरा कौन सा है, या फिर चारों को सुमेलित करवाएगा, बहुत आसान हो जाएगा उसके लिए। करो, मनोविज्ञान के चरणों को सुमेलित कर दो। एक तरफ दे देगा आत्मा, एक तरफ मस्तिष्क मन, और यहां पर आपसे दे देगा ABC और D, या फिर 1 2 3 4। तो करो, पहले में कौन सा आएगा, पहले में आत्मा आ जाएगा, दूसरा इधर वालों को उल्टा सुल्टा कर देगा वो। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को आप? बस यही तो है खेल प्रश्न बनाने का, और क्या है, इसी बात के तो पैसे हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल, देखो कितना इंटरेस्ट लाऊंगा मैं भी, मजा आएगा आपको। ये मनोविज्ञान के विकास का पहला चरण है, और सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन के विषय के रूप में परिभाषित किया गया, जो कि लगभग 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रहा। क्या भाई, क्या समझा? इतनी जल्दी बोल दिया, लेकिन कुछ समझ में भी आया कि नहीं आया? एक बात यह है कि ये जो मनोविज्ञान है, आत्मा जो मनोविज्ञान को पढ़ा गया है ना, तो सबसे पहले पढ़ा गया आत्मा के विज्ञान के रूप में। भाई साइकी का अर्थ अपने आत्मा निकाला, तो आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन करेंगे अपन। तो सबसे पहले अध्ययन किसका होता है, आत्मा का होता है। अरे आत्मा ही तो सुखी रह जाना, सह क्यों सुखी रह जाए, कौन मन यह बताओ? आत्मा रोज है ना, सह क्यों रोज है? तो आत्मा हमारी अंतर्निहित जो शक्तियां होती है ना, उनका एक स्टोरेज है, एक बहुत ही, मतलब इसके अंदर आप गलत संदेश नहीं दे सकते हैं। आत्मा हमेशा सत्य है, शाश्वत है, इसको आप जुठला नहीं सकते हैं। आत्मा की आवाज़ सुना करो आप। जब आप आत्मा की आवाज़ सुनने लग जाओगे ना, तो आप हर काम को बहुत ईजिली करने लग जाओगे। गुरुजी कहीं सुनीजिए आत्मा की आवाज़, कोई फ़ोन नंबर चाहिए आत्मा का? फ़ोन नंबर को ना बेटा, इसके लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी याद रखना। सबसे पहले मनोविज्ञान का अध्ययन कैसे किया गया दोस्तों, आत्मा के ज्ञान के रूप में, और 16वीं शताब्दी तक चला है। ठीक, पहला चरण है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वालों की प्रमुख विषय वस्तु रही आत्मा। तो हर स्टेज में अपन विषय वस्तु देखेंगे। तो भाई मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वालों की विषय वस्तु तो आत्मा ही रहेगी ना, व्यवहार थोड़ी रहेगा। अरे आत्मा ही रैली, कौन रैली? बिल्कुल सर रैली। ठीक है ना, तो एक ये पॉइंट है याद करने का। इसके प्रमुख समर्थक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समर्थक, कि आत्मा के विज्ञान का समर्थन करता कौन कौन है, कौन इसके पक्ष में थे, कौन कौन मानते थे कि मनोविज्ञान आत्मा का ही अध्ययन है और कहीं लेने देने को ना। प्लेटो, डेकार्ट, अरस्तु, रुडोल्फ गोल्किया, ये चारों के चारों महानुभाव मानते थे कि आत्मा का विज्ञान है। अब ये क्यों मानते थे? ये पुराने हैं, बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं पहले के टाइम के। अब उस टाइम के मनोवैज्ञानिक तो मानेंगे ना ये चीज़। ठीक है, फिर थोड़ा समय निकलेगा और फिर दूसरा आ जाएगा स्तर, तो वो इनकी बात को नकार देंगे। और इसके लिए एक रीजन भी तो देना पड़ता है ना कि क्यों नहीं आत्मा का विज्ञान। तो उन्होंने कारण भी बताया कि इसलिए नहीं है। आप आत्मा का अध्ययन कैसे कर सकते हो? आप व्यवहार का क्यों नहीं कर सकते? आत्मा को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो कैसे उसका आप अध्ययन कर सकते हो, है ना? तो ये बात भी लॉजिकली है, समझ में आ रही है? पर सर अभी तो आपने कहा कि आत्मा की आवाज सुना करो, शाश्वत है आत्मा तो। अरे तो आत्मा की आवाज थे, थारी आत्मा की आवाज तो सुन लो। सामला की आत्मा की आवाज कहीं सुनोला? ये बताओ, सामला ने कया थे बताओ ला कि मेरी आत्मा यहाँ खैरी चे, और सामला ने बता भी 2 लाख थे, तो सामलो माननो कया प्रूफ चाहिए ना सामने वाले को। तो अरे जज साहब ने तो प्रूफ चाहिए कि कौन चाहे ना, तो कैसे सामने वाला इस चीज़ से एग्री होगा कि आप सही बोल रहे हो? गाड़ी मतलब सोगन खा जाएंगे ना, और अब मेरी आत्मा रो रही है, मेरी आत्मा रो रही है, वो तो क्यों ना क्यों कर छोड़ लो आज, है ना? तो आत्मा की आवाज़, मेरी आत्मा से उसके लिए गाली निकल रही है, उसके लिए बद्दुआ निकल रही है, उसके लिए बहुत ही प्यार आ रहा है मेरी आत्मा से, है ना? मेरी आत्मा ऐसे कह रही है कि 1 घंटे बाद में प्रलय आने वाली है। तो मतलब
कैसे कैसे आप बिलीव दिलाओगे सामने वाले को कि तो आपकी आत्मा सही बोल रही है और बोल रही है तो सही बोल रही है, और कैसे यकीन दिलाओगे कि आप आत्मा की आवाज़ सुन सकते हो? सामने वाला आपको बेवकूफ़ और समझेगा। वही तो बात है, यही है बस, सारा खेल यही है दोस्तों। अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे चीज़ों को, बस लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। पूरा कोर्स फ्री करवाऊंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब आप पढ़ लोगे ना पूरा कोर्स, 30 में से 30 सही करोगे, एक प्रश्न गलत नहीं होगा आपका, एक गलत नहीं होने दूंगा, बस पूरे के पूरे सही होने दूंगा, पूरे के पूरे सही करेंगे। और इनके बेसिस पे अपन और भी प्रश्न सही करेंगे टीचिंग मेथड्स के, उन दूसरे सब्जेक्टों के अंदर भी। तो देखो यहाँ पे याद करेंगे इसको, कैसे याद करेंगे? लप्पू सा तो अरस्तु और डेकार्ट है। लप्पू सा, देखो लप्पू सा तो अरस्तु और डेकार्ट है। लप्पू सा, देखो लप्पू सा तो सचिन है, उससे याद करवा रहा हूँ आपको। गोलकिये में लय है, रुडोल्फ में लय है, तो रुडोल्फ गोलकिये एक मनोवैज्ञानिक है ये, तो इसके दोनों में लय आ रहा है, तो इसका लय ले लिया अपन ने, ठीक है। प्लेटो पैसे शुरू होता है ना, तो पू ले लिया अपन ने। लप्पू सा तो डेकार्ट है, पू का या फिर आप अरस्तु का ऊ ले सकते हो, कुछ भी ले लो और डेकार्ट और अरस्तु कर दो। तो लप्पू सा तो डेकार्ट और अरस्तु है, तो अरस्तु को भी छोड़ दो, लप्पू अरस्तु का तो ऊ ले लो यहाँ पे, तो 3 तो ये हो गए और डेकार्ट कर दो। लप्पू सा तो डेकार्ट है, याद हो गया ना। आत्मा का विज्ञान मानने वाले ये लप्पू से लोग क्या आत्मा का विज्ञान मानेंगे, ऐसे याद कर लो। तो प्लेटो, डेकार्ट, अरस्तु, रुडोल्फ गोल्किया है, इनको याद करना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिनके ऊपर जोर दे रहा हूँ, याद कर लेना। अगला है अपना मन व मस्तिष्क का विज्ञान। किसका विज्ञान है दोस्तों? मन व मस्तिष्क का विज्ञान। देखो मनोविज्ञान के विकास क्रम का दूसरा चरण है ये दूसरा ही है, माइंड एंड ब्रेन साइंस। वैचारिकता पर आधारित है, विचारों की प्राथमिकता देता है, ये विचारों की प्राथमिकता देता है। मुख्य विषय वस्तु क्या है इनकी? मन अर्थात मानसिक क्रियाएं। भाई मन का अध्ययन कर रहे हैं या मस्तिष्क का अध्ययन कर रहे हैं, तो मानसिक क्रियाएं तो यहाँ पर होंगी, और मन अर्थात मानसिक क्रियाएं किन का मुख्य विषय है? मन और मस्तिष्क का, मनोविज्ञान मानने वालों का मनोविज्ञान को। तो यहाँ पर हम देखेंगे, वो तो 16वीं शताब्दी के अंत तक रहा आत्मा का विज्ञान, तो फिर 17वीं और 18वीं सदी को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। भाई मन और मस्तिष्क के ऊपर ही मनोविज्ञान के क्षेत्र में 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर शोध कार्य हुए, इसलिए 17वीं और 18वीं सदी को मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, ठीक है। आलोचना की अगर मैं बात करता हूँ, क्रिटिसिज्म इसने किस किस ने किया, अब यहाँ पर भी क्रिटिसिज्म देखो, अपन भूल गए, आलोचना को देखते हैं। जो आत्मा का विज्ञान मान रहे थे ना, इनकी आलोचना किस किस ने, किस तरह से आलोचना करी गई। तो आत्मा आध्यात्मिक व काल्पनिक विषय है, मैंने आपको समझा दिया। तो वो एक मैंने आलोचना तो बहुत अच्छी कर दी इनकी, हालांकि मैंने तुम्हें बढ़िया सारे एग्जाम्पल दे करके। भाई आत्मा आध्यात्मिक है और काल्पनिक विषय है, तो आप इसको दूसरों को कैसे समझा पाओगे कि आप जो सोच रहे हैं, जो आपकी आत्मा आपको गवाही दे रही है, जो भी कर रही है, वो शाश्वत सत्य है। आत्मा धार्मिक विषय है, अर्थात आत्मा अमूर्त है। मूर्त चीज़ों को तो आप लोगों के सामने ला करके उनको बता सकते हो कि हाँ ये चीज़ है, एडजस्ट करती है ये इस दुनिया में, और इसको हम समझ सकते हैं इस तरह से। तो मूर्त चीज़ का तो कोई ना कोई पहलू होता है, कोई ना कोई आधार होता है, कोई ना कोई एग्जाम्पल होता है, लेकिन अमूर्त चीज़ को आप कैसे लोगों के सामने ला करके, कैसे प्रकट करके, कैसे आप चीज़ों को लाओगे, आप उनके सामने कैसे समझाओगे। तो आत्मा धार्मिक विषय है, आध्यात्मिक और काल्पनिक भी है, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म हो गया इसका। इसके अलावा वहाँ पे क्रिटिसिज्म के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, इन लोगों ने उसका क्रिटिसिज्म कर दिया, इन लोगों ने मन मस्तिष्क का मनोविज्ञान मानने वालों ने उसका क्रिटिसिज्म कर दिया। फिर इनका कोई और करेंगे, व्यवहार का वो चेतना का मानने वाले करेंगे। चलो देखो, तो आलोचना क्या क्या हुई इनकी? दूसरे व्यक्तियों के मन का अध्ययन करना कठिन है। भाई आप खुद के मन का तो अध्ययन कर लोगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं आपके मन का अध्ययन कर लूंगा, क्या ये पॉसिबल है क्या? आप कहेंगे सर आजकल तो बहुत पॉसिबल हो रहा है, बागेश्वर बाबा कर रहे हैं, सुहानी शाह कर रही है, तो ये सब तो कर रहे हैं। अरे वो सब टेक्निक है, वो कोई ऐसी महाभारत नहीं है उसके अंदर कि आप दूसरों के मन को पढ़ सकते हो। वो एक टेक्निक है, कुछ ऐसी आती है। अब आपा तो कहीं जाना यार, भाई जानी जी, अब भाई टेक्निक खींची इन। कई लोग इसका धंधा बना रखे हैं, कई लोग इसको अपनी धार्मिक पहलू बना करके लोगों को वो कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें हैं। तो दूसरे व्यक्तियों को मन का अध्ययन करना कठिन है, ठीक है, कर सकते हैं बट कठिन है। मन में मस्तिष्क व्यक्तिगत है, ठीक है भाई, मन और मस्तिष्क व्यक्तिगत है ना, इंडिविजुअल है ना। आपके पास आपका मन है, तो आपका मन किसी और को दे सकते हो क्या आप निकाल करके? सर यह भी पॉसिबल है, दे दिया समय तो जिससे प्यार करते हैं उसको देते हैं ना, नहीं कहने के हिसाब से देते हैं, वैसे आप वैसे नहीं दे सकते ना। सर डॉक्टर भी दे दीजिए, अरे अतरा मत सोचो मेरा भाई, जो खैर हो जो समझ लो, ठीक है। तो आलोचना मन व मस्तिष्क व्यक्तिगत होता है। अरे एक आप में आप निकाल रहे थे खड़े फेंको बिन, है ना, लेकिन आपका है वो तो है ही ना, तो वो तो व्यक्तिगत है। किसी दूसरे में जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि दो दिल एक साथ काम करने लग जाएंगे, एक ही करेगा ना, तो ये व्यक्तिगत है, एक के पास एक है। तो ये भी है कि आप सबको कैसे कॉमन करके कर सकते हो कि सबके ऊपर अप्लाई होगा, कि उसका मन ये सोचता है तो सबका मन यही सोचेगा। आप एक व्यक्ति के मन के ऊपर अध्ययन कर सकते हो, तो क्या वो आपका अध्ययन सब व्यक्तियों के ऊपर लागू हो जाएगा क्या? उस व्यक्ति के मन में पता नहीं कैसे कुरापती आइडियाज आते हैं। कई व्यक्ति बेचारा सीधा साधा रही तो बामड़ा कहीं अप्लाई करोला थे आजी जान, समझबा की बात है ना, या तो बिल्कुल सर ठीक है। तो ये हो गया। मन अमूर्त व अंतर्मुखी है, तो मन भी तो अमूर्त होता है, ठीक है, इसलिए अध्ययन करना इसका भी असंभव है। तो इसलिए ये भी
कैंसिल हो गया दोस्तों। ठीक मेरे दोस्त, चलो पंपानोजी क्या कहते हैं? पोम्पोनोजी, पोम्पो पंप दे बाड़ो। तो मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। मन और मस्तिष्क का विज्ञान, मनोविज्ञान क्या है? मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। जब आप पंप दोगे ना मनोविज्ञान के अंदर, तो मन और मस्तिष्क का फूल जाएंगे, हवा से फूल जाएंगे। तो ऐसे इसको याद कर लो, अभी ऊपर भी कर लिया था अपन ने। तीसरे नंबर पर आता है चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो चेतना का विज्ञान देखिए एक बार आप। पंपोनोजी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मन और मस्तिष्क वाला देख लेते हैं पहले एक बारी, भाई ये किस किस ने माना। तो मन और मस्तिष्क का जो मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, एक तो पंपोनोजी हो गया, पंपोनोजी। इसके अलावा लोक, ठीक है, इसके अलावा बर्कली। अब देखो इसको कैसे याद करोगे आप, इसकी एक ट्रिक है दोस्तों। पलक की बाई मस्ती में, पलक की बाई मस्ती में, पलक की बाई मस्ती में से मतलब हो गया पैसे तो हो जाएगा पंपोलॉजी, ठीक है, पंपोनोजी हो जाएगा। लक, लक से क्या हो जाएगा? लक से हो जाएगा लोक। पैसे हो जाएगा पंपोनोजी, ले से हो जाएगा लोक। ठीक, उसके बाद हो जाएगा की आपका साइलेंट रहेगा। उसके बाद में बा को ले आओ, बा से हो जाएगा बार्कली। ठीक है, बार्कली दार्शनिक थे ये एक। और मस्ती में मतलब पलक की बाई मस्ती में, ई जो है ना, ई से इटली कर देंगे अपन। इटली क्यों कर देंगे? क्योंकि ये इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक थे ये। इसके अलावा मस्ती की बात करें तो मस्ती में, इसका मतलब हो गया इन सभी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। इन सभी दार्शनिकों ने क्या कहा है? मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। तो पलक की बाई मस्ती में हो गया आपका क्लियर। ये इसको आप ऐसे याद कर लेना। तो पंपोनोजी, लोक और बर्कली, इनको आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है भाई, आगे चलिए चेतना के विज्ञान की बात करते हैं। मनोविज्ञान के विकास का तीसरा चरण है। मुख्य विषय क्या रहा? चेतना रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी को कहा गया। कब कहा गया भाई? 19वीं शताब्दी को कहा गया। पहली बार प्रयोगशाला की स्थापना हुई इसी समय के अंदर। ठीक है, सिगमंड फ्राइड की बात करते हैं। सिगमंड फ्राइड ने मन के प्रकार को चेतना के विज्ञान का आधार बताया। जो मन का प्रकार बताया ना, मन के भी प्रकार बता दिए, और उन प्रकार को किसका आधार बता दिया? चेतना के विज्ञान का। भाई मन का आप अध्ययन कर रहे हैं तो उससे पहले चेतना को तो जानो, चेतना क्या है। तो इन्होंने चेतना के बारे में बताया और मन को कैंसिल कर दिया इन्होंने। ठीक है, विलियम जेम्स ने कहा कि चेतना विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। चेतना जो है विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन भी करता है और व्याख्या भी करता है। भाई बालक की शैशवावस्था में चेतन कैसा होता है, किशोर अवस्था में कैसा होता है, बाल्यावस्था में कैसा होता है, ये इसका मतलब है। सबसे पहले विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान के सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक इनकी 1890 में पब्लिश हुई थी, उसमें कहा कि मनोविज्ञान को चेतना की अवस्था का अपने उसी रूप में वर्णन और व्याख्या करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया। इन्होंने तो इनकी याद रखना कि ये पुस्तक है मनोविज्ञान के सिद्धांत। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है ना चेतना की अवस्था के रूप में काम करता है, इतना सा याद रखना विलियम जेम्स के बारे में। तो जेम्स भी आपका चेतना के समर्थक थे, याद रख लेना इस चीज को। ठीक है भाई, मनोविज्ञान का ये अर्थ सीमित होने के कारण सर्वसामान्य ज़्यादा हो नहीं सका था, एक सीमित था ये, ऐसे मान लीजिए आप। साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी एक आलोचना का रूप ही ले लेती है, काफ़ी लोगों ने इसकी आलोचना करी थी। तो इसके प्रमुख समर्थक जो रहे ना, वो रहे विलियम जेम्स, विलियम वुंट, टिचनर और विलियम सली। ठीक है, ये रहे। अब तो ट्रिक की बाण पड़गा, ट्रिक कहीं याद करोला। देखो, चेतना को विलियम ने सजवाई। चेतना को विलियम ने सजवाई। चेतना से क्या हो जाएगा दोस्तों? चेतना से हो जाएगा कि इन सब ने चेतना को क्या है ना, इन सभी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। तो चेतना का विज्ञान मानने वाले दार्शनिकों को देखो, को रहेगा अपना साइलेंट। विलियम से क्या हो जाएगा? विलियम से हो जाएगा विलियम वुंट। क्या हो जाएगा दोस्तों? वुंट हो जाएगा। उसके अलावा ने को अपन साइलेंट रखेंगे। सजवाई के अंदर जो स है ना, स, इससे अपन कर देंगे सली। भाई विलियम सली दार्शनिक थे ये, ठीक है ना, जेम्स सली, विलियम सली ये। इसके अलावा अपन बात करते हैं जय, तो जय को अपन यहाँ पर ले लेते हैं। तो जैसे हो जाएगा जेम्स, और जेम्स कौन सा? विलियम जेम्स हो जाएगा। ठीक है, विलियम वुंट कर दो या विलियम जेम्स कर दो, एक तो जेम्स यहाँ से ले लो, विलियम जेम्स ले लो यहाँ से, और वुंट जो है ना, वुंट आप यहाँ से ले लो, और जेम्स को आप यहाँ पर ले लो, जैसे जेम्स हो जाएगा। वाई जो है ना, वाई से एक मनोवैज्ञानिक और हैं वाइव्स, ये भी इसी का समर्थन करते हैं, ये वाइव्स हो गए। तो ये सब चेतना का समर्थन करते हैं दोस्तों। तो इनका आप इस तरह से याद रख लेना, इसको ये याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखा हमने कि सिगमंड फ्राइड ने मन के प्रकार को चेतना के विज्ञान का आधार बताया।
विलियम जेम्स ने चेतना विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या कर दिया, ऐसा कह दिया। और विलियम जेम्स ने पुस्तक लिखी थी मनोविज्ञान के सिद्धांत, उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर मनोविज्ञान को चेतना की अवस्था के रूप में उसी रूप में वर्णित होना बताया। इसके अलावा आलोचना देखिए, मैकडूगल ने इसको बैड वर्ड कहा, बुरा शब्द कहा चेतना को। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने चेतना को बुरा शब्द कहा है, तो मैकडूगल का नाम आता है वहां पे, इंपॉर्टेंट है। मन का भाग 1/90 में मन का अध्ययन करना असंभव व कठिन है। भाई जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, तो उसमें जो सबकॉन्शियस माइंड होता है अचेतन मन, उसका 90% तो अचेतन मन होता है, और जो चेतन मन का भाग होता है ना वो तो 10% ही होता है, और अचेतन होता है आपका 90%। सबकॉन्शियस माइंड होता है आपका 90% और कॉन्शियस माइंड होता है आपका 10%। तो आप मुझे ये बताइए, जो अचेतन मन है, जो मतलब अचेतन है, जो चेतना में नहीं है, आप सो रहे हो, मान लीजिए दोस्तों, जब आप सो रहे हो तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपके अचेतन मन का मैं कैसे अध्ययन कर सकता हूँ, ये बताइए आप मेरे को। कोई कर सकता है क्या अचेतन मन का अध्ययन? आप जब सो रहे हो तो कोई कर सकता है क्या? अचेतन मन जो है ना आपका, वो कब काम करता है? भाई आप इस दुनिया में कुछ भी सुनते हो, कुछ भी सीखते हो ना, वो हमारी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है उसमें तो सेट होता नहीं है। कई बार हम नहीं देखते यार मेरे को ये शब्द बहुत अच्छे से याद आ रहा है ना, लेकिन मैं भूल रही हूँ, याद को ना रहे ढंग से। जीभ के तलाई है, बस याद आबा में थोड़ी देर का मायने यार यार यो अभी याद छो, अभी अभी भूल गो मैं बताई चीज़ ने हैं यो कहीं हो यार, ये याद गए गुना रहे हो अपन, अभी तो याद छो कहीं वह रहे हो। तो वो जो याद नहीं आता है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रहता है वो वाला शब्द, और जब वो आपके ध्यान में आ जाता है ना तो वो कॉन्शियस माइंड में होता है, मतलब चेतन मन के अंदर होता है। तो जो चीज़ें हमें याद रहती है ना, जो झटाक से याद आ जाती हैं, वो तो हमारी चेतन मन के अंदर होती हैं। और जो चीज़ें हमें याद काफ़ी मुश्किल से याद आती हैं, काफ़ी पुराने, मतलब जिन चीज़ों का अपन रिवाइज नहीं करते हैं ना, जैसे आप मानसर की क्लास को रिवाइज नहीं करोगे 2-3 दिन बाद में, या फिर कल वापस से रिवाइज नहीं करोगे नोट्स को, तो फिर आपको ये चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी, अचेतन मन में। तो आप इनको कई बार याद करोगे ना तो भी याद नहीं आएंगी, तो इनको आप बार बार रिपीट करोगे ना, तभी तो बात बनेगी, तभी तो आपके चेतन मन में रहेंगी हर एक चीज़। तो आपको फिर कोई भी कुछ भी पूछ लेगा ना तो आप बता दोगे। तो चेतन मन में रखने के लिए आपको बार बार से उस चीज़ को आपको सामने लाना पड़ेगा दिमाग में, ठीक है, समझ गए। तो ये कहा कि अचेतन मन 90% होता है, इसका आप अध्ययन कैसे करोगे, ये बात है। इसके बारे में हम जानते ही नहीं है, तो इस चीज़ का आप अध्ययन कैसे कर सकते हो? तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है, आलोचना है। मैकडूगल ने इसकी काफ़ी अच्छी आलोचना करी है। आगे चलते हैं, अंत में आता है व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। क्या आता है दोस्तों? व्यवहार का विज्ञान। तो वर्तमान में मनोविज्ञान में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? प्राणी के अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। आज भी इसी का अध्ययन किया जा रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर कोई और शताब्दी आए और हम तो रहेंगे नहीं इस दुनिया में, तब और ही कोई अध्ययन की बात हो जाएगी। भाई आज से कई सैकड़ों साल पहले भी तो बातें होती आ रही है, ये तो आगे भी हो सकती हैं, कोई नया और अध्ययन हो सकता है, इसके ऊपर हो ही रहा है। तो वर्तमान में तो प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है मनोविज्ञान के अंदर, तो ये वर्तमान वाला इंपॉर्टेंट है। व्यवहार व चेतना पर आधारित मनोविज्ञान का एकमात्र चरण है ये मिक्स है चेतना का और व्यवहार का। कौन सा? व्यवहार का विज्ञान। 20वीं सदी से अब तक के समय को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, ठीक है, जो चल रहा है ना अपना। और 20वीं सदी भाई जहां पर चेतना खत्म हो रही थी वहां से व्यवहार शुरू हो रहा है, तो व्यवहार का विज्ञान अपना शुरू हो रहा है यहां से, और ये अब तक चला आ रहा है, अभी तक तो कोई नया आया नहीं है। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सबसे पहले जेबी वाटसन, जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने परिभाषित किया। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वाटसन जो है ना, व्यवहारवादियों में सबसे ज़्यादा अग्रणी और अच्छे और सबसे ज़्यादा बेस्ट माने जाते हैं। इनको भी अपन पढ़ेंगे। तो व्यवहारवाद के सबसे बेस्ट मनोवैज्ञानिक कोई है तो वो है जेबी वाटसन, और यही है वर्तमान जो व्यवहार मनोविज्ञान है ना, इसके मेन कर्तमधर्ता, दाता, पितामह, यही है सब कुछ, ठीक है। तो वाटसन का नाम आपको पता होना चाहिए व्यवहारवाद का नाम आते ही, ठीक है। जैसे हम किशोरावस्था के अंदर स्टेनले हॉल को पढ़ते हैं ना, वैसे आप वाटसन का नाम याद रखा करो व्यवहारवाद नाम आते ही, ठीक। चलो, तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान जेबी वाटसन ने कहा, और व्यवहारवाद का जनक जो कहा जाता है ना, वो वाटसन को ही कहा जाता है, इनको ही कहा जाता है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो आपसे पूछे कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं, तो वाटसन को ही कहा जाता है दोस्तों। अब इसके जो प्रमुख समर्थक हैं, कौन कौन है इसके प्रमुख समर्थक? इसके प्रमुख समर्थक हैं दोस्तों वाटसन, विलियम मैकडूगल, वुडवर्थ, पावलोव, स्किनर। भाई मैकडूगल ने चेतना का अध्ययन जो है ना उसका विरोध कर दिया, आलोचना कर दी, तो फिर समर्थन किसका करेगा? व्यवहार का करेगा, सिंपल सी बात है भाई। जो जिसने पहली वाली स्टेज का आलोचना करी ना, तो वो जो आने वाली स्टेज है ना उसका समर्थक है। सिंपल सा याद करने का फॉर्मूला है इनको। इसके वो कैसे याद करेंगे अपन, देखो इनको याद करवाता हूं मैं। इसके अंदर एक ट्रिक है अपनी, उसका नाम है शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना, ये वाला शिवम, ठीक है। शिवम व्यवहार में वुड
शिवम व्यवहार में वुड, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी सा कठोर, है ना, वुड के जैसा, वुड के जैसा। तो देखो शिवम से तो सी से तो क्या हो जाएगा, सी से तो हो जाएगा अपना, उधर लिखा हुआ है, सी से हो जाएगा स्किनर, ठीक है, दार्शनिक थे ये। वैसे हो जाएगा वाटसन, ठीक। मैं से हो जाएगा मैकडूगल, तो ये तीन तो ये हो गए, विलियम मैकडूगल हो गया, ठीक है। या मैं से आप मन भी कर सकते हो, मन भी इसका समर्थक है, एक एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है क्योंकि मन भी समर्थक है इसका। मैं से मैकडूगल और मैं से मन, दोनों को याद कर लेना आप। तो शिवम के तीनों जो वर्ड हैं यहाँ पे, तीनों से तीन मनोवैज्ञानिक अपन ने याद कर लिए। अब आता है व्यवहार। व्यवहार का मतलब है इन सभी ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। मैं से हो जाएगा भाई, मैं से तो आप कर लो क्या, मैं से तो कर लो मन, ठीक है, और मैं से कर लो मैकडूगल, ठीक, ये ऐसा सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये मैकडूगल हो गया। वुड से क्या हो जाएगा, वुड से हो जाएगा वुडवर्थ। वुड का मतलब होता है, वुड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कठोर, लकड़ी, लकड़ी लकड़ी होता है, ठीक है। इसके अलावा वुड से हो जाएगा वुडवर्थ, और के मतलब हो जाएगा, इसके अलावा आपको बता दूं लिखा हुआ नहीं है, क्रो एवं क्रो, क्रो एवं क्रो, ये भी याद करना आपको, ठीक है। क्रो एवं क्रो भी इसके क्या है, समर्थक हैं। जैसा आपका रहेगा साइलेंट, ठीक है, साइलेंट रहेगा। तो सी से हो जाएगा क्या, स्किनर। वैसे हो जाएगा वाटसन। मैं से हो जाएगा मन। व्यवहार से हो जाएगा, ये क्या है ना, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे सभी, तो इन्होंने व्यवहार मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। मैं से हो जाएगा मैकडूगल, वुड से हो जाएगा वुडवर्थ, के से हो जाएगा क्रो एम क्रो, और जैसा साइलेंट रहेगा। तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो मुझे लगता है आज की क्लास में कोई समस्या नहीं है। तो अब आपने पूरी क्लास देख ही ली है और आप पूरा कोर्स करना ही चाहते हैं यहाँ पे फ्री में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक काम जरूर करके जाना, अगर मैं इतनी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो एक थोड़ी सी गुरु दक्षिणा ये चाहिए मेरे को कि बस आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके जाएं, जरूर लिख करके जाएं कि सर हाँ मैं 30 में से 30 क्वेश्चन करके आऊँगा अब की बार, बिल्कुल गलत नहीं होंगे। और आप ये जो पढ़ोगे ना यहाँ पे, वो आपके जो शिक्षक भर्ती, जैसे 3rd ग्रेड की वैकेंसी आएगी, 2nd ग्रेड की वैकेंसी है, कोई भी वैकेंसी की आप तैयारी करो, सीटेट यूपीटेट, उनमें भी काफ़ी काम आएगा। रीट में ही नहीं, हर एग्जाम में काम आएंगे ये चीज़ें आपको, बट स्पेशली मैं रीट के लिए पढ़ा रहा हूँ ये, ठीक है। तो उस आधार को लेकर के सब्सक्राइब करने के बाद में ये वाला आएगा, ये वाला घंटी, घंटी देख रहे हो, ये इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो ये नोटिफिकेशन आ जाएगा ऐसे, तो ऑल के ऊपर क्लिक कर देना ताकि सारी कक्षाओं के नोटिफिकेशन मिल जाएं। और जो पीडीएफ है जो मैं पढ़ाई है यहाँ पे, ये पीडीएफ आपको मान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, ठीक है, वहीं पर मिल जाएगी आपको। और अगर आप क्लास में लास्ट में आए हैं तो स्टार्टिंग से इस क्लास को जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर शुरू में बताई हैं आपको, क्योंकि कोर्स शुरू कर रहे हैं ना तो काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ती हैं फिर स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है दोस्तों। चलो तो कल फिर हम सुबह 11 बजे मिलेंगे। ये क्लास तो रहेगी आपकी डेली 11 बजे सुबह प्रीमियर, और जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लाइव करवा दूंगा। तो आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, लाइक करो, कमेंट जरूर करके जाना और सब्सक्राइब कर लो और ऐप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ के लिए। थैंक यू सो मच।